एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। और ये इस चैप्टर की थर्ड पार्ट की वीडियो है। एज ये चैप्टर बहुत लेंदी है आपका, तो ये 3 वीडियोस में कवर हुआ है। पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड कमेंट्स में पिन हो रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। आज हमें पढ़ना है टॉपिक 8.2 इन्फॉर्मेशन एंड एम्पायर। इससे पहले के टॉपिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन एंड एम्पायर बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर था उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, इन्फॉर्मेशन होती थी, वो कैसे स्टोर की जाती थी। ठीक है, तो उस जमाने में कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता था, तो वी हैव टू स्टडी दैट किस तरीके से वहां पे जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था वो चलता था। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू टेल यू आई एम सिमरन सहानी एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th एंड 11th के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ ह्यूमैनिटीज के। सो इफ यू हैव पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट गिवन है। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, साइकोलॉजी, उसके लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट करना पड़ेगा। वहां पे मैंने सारे हैंड रिटन और टाइप्ड फॉर्मेट्स में नोट डाले हैं, वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। स्क्रीन पे आ गया होगा आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। सो फॉलो मी एंड मेक योर नोट्स फ्रॉम द इंस्टाग्राम। ओके, तो टॉपिक 8.2 स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती थी। तो सुपरवाइजर होता था हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मीर बख्शी। ये किसका सुपरवाइजर होता था? कॉर्प्स ऑफ कोर्ट का, यानी कि जितने भी कोर्ट के अंदर लोग काम करते थे उनका भी एक सुपरवाइजर होता था मीर बख्शी। ये जितने भी राइटर्स होते थे, जो लोग फरमान्स लिखते हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनसे सारे का सारा सुपरवाइज उनको करता था कौन? मीर बख्शी। ठीक है, अब जितने भी नोबल्स होते थे, यानी कि जो भी नोबल्स यानी कि जितने भी ऑफिसर्स थे हमारे मुगल कोर्ट के अंदर, उन सबके वकील होते थे और वो जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसको रिकॉर्ड करते थे एक बुक के अंदर जिसको कहा जाता है अखबारत। और अगर पूरा नाम उसका देखे तो उसका नाम है अखबारत ए दरबार मौला। ठीक है, तो अखबारत ए दरबार मौला क्या है? वो बुक है, या आप कह सकते हो एक अकाउंट है जिसके अंदर जितनी भी मुगल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। मुगल कोर्ट की प्रोसीडिंग आप समझ सकते हो, कोई मॉन्यूमेंट बन रहा है तो उसका पूरा सिस्टम बताना, अगर कोई टैक्स कलेक्ट करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन देना, जो कुछ भी मुगल कोर्ट के अंदर बातचीत चलती थी, तो जो वकील होता है नोबल्स के, वो सब उसको अखबारत में लिस्ट ऑन करते रहते थे विद डेट, टाइम और कोर्ट का जो सेशन होता है उसके साथ में, जिसको पहर कहते हैं। ठीक है, तो सब कुछ मेंशन होता था विद डेट एंड टाइम। ऐसा नहीं था कि विदाउट बिना लिखित सब कुछ नहीं चलता था। एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड इन द मुगल एम्पायर। और क्या क्या अखबारत में लिखा होता था? अटेंडेंस ऑफ द कोर्ट, यानी कि कब कौन किस समय पे कोर्ट में आया है। सेकेंडली, कितनी ग्रांट्स दी गई है, यानी कि क्या दान दिया गया है, और कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। और ऑफिसर्स जो होते थे उनकी रैंक्स, यानी कि कौन कौन सी रैंक का इंसान है। जैसे मैंने आपको बताया था, किंग के जो पास बैठते हैं वो हाई सोशल रैंक के होते हैं, जो दूर बैठते हैं वो कम सोशल रैंक के होते हैं। तो एवरीथिंग इज मेंशन इन द अखबारत। सेकेंडली, हेल्थ ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, यानी कि जैसे अब हमें अखबारत देख के पढ़ के पता चला कि जो बीरबल थे वो किस चीज़ में, अगर आप कह सकते हो, वो उनका हुनर क्या था। और हेल्थ मतलब कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जितने भी उनके ऑफिसर्स होते थे उनकी स्पेशलिटी, उनकी अचीवमेंट, सब कुछ अखबारत में मेंशन की जाती थी। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब मुगल एम्पायर वाज वेरी मच, आप कह सकते हो, बहुत ही फैला हुआ था मुगल एम्पायर हमारा। तो डॉक्यूमेंट्स हो गई, बातें हो गई, फरमान, ये सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है इधर से उधर होते थे। अब हमारा क्या है, हम पोस्ट कर देते हैं। हमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है तो सरकारी दफ्तरों में कितनी फाइलें पड़ी होती है और हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट होता है। अब तो ईमेल आ गया है, तो उस जमाने में ना ही पोस्ट होता था, वो मतलब हमारा स्पीड पोस्ट टाइप नहीं होता था, और ना ही ईमेल होता था, फोन तो थे नहीं। तो वहां पे उस समय पे क्या होता था, फुट रनर्स होते थे, जो एक बैम्बू के केस के अंदर जो लेटर्स होते थे उनको इधर से उधर करते थे। उनको क्या कहते हैं? पठमर, या फिर उनको कासिद कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये जो दूसरा किंगडम है उसकी बाउंड्री पे एक मैसेंजर खड़ा होता था। वो पठमर से बात सुन के, जो जिस किंगडम के जो आप कह सकते हो रूलर को बात पहुंचानी है, पहुंचा के उसका जवाब देके पठमर वापस पहुंच जाता था। तो जो पठमर होते थे, फुट रनर होते थे, तो वो हर समय भागते रहते थे और इधर से उधर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करवाते थे। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक 8.3 स्टार्ट करना है, बियॉन्ड द सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जैसे कि अभी इंडिया में कैसा सिस्टम है हमारा? फेडरलिज्म है, यानी कि सेंटर की गवर्नमेंट है हमारी और स्टेट की गवर्नमेंट है। जो स्टेट होती है कई बार उसे क्या कहा जाता है? प्रोविंस। तो और हमारी
लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जो ऑब्वियस है, जो मुगल कोर्ट चलाती थी, प्रोविंशियल एंड ओके। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, बियॉन्ड द सेंट्रल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि कामकाज कैसे चलता है स्टेट का। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है, वो काम करती है, तो उस समय पे भी काफ़ी सारे लोग होते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। एंड द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस और सब डिस्ट्रिक्ट। अब प्रोविंसेस सब डिस्ट्रिक्ट मतलब अब जैसे हमारा इंडिया है, फिर पूरा एक हमारी कंट्री है, फिर हमारी स्टेट्स होती हैं, फिर शहर होते हैं, तो स्टेट की भी गवर्नमेंट होती है और शहर में भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। उसी तरीके से मुगल किंगडम में भी ऐसा ही था। जो स्टेट्स होती हैं, जैसे हमारे अभी स्टेट्स होती है, उनको प्रोविंसेस कहा जाता है, और मुगल किंगडम में उसको क्या कहा जाता था, सूबास। ओके अब सूबा को संभालने की जिम्मेदारी 3 लोगों की होती थी, दीवान, बख्शी और सादर की। और जो हमारे सूबा का यानी स्टेट का गवर्नर होता था, उनको कहा जाता है सूबेदार। जैसे अभी हमारे यहाँ भी होता है, स्टेट जो होती है उनके एक चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम स्टेट के गवर्नर भी होते हैं, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सूबा होता है, सूबा का एक सूबेदार होता है जो डायरेक्टली किंग अपॉइंट करता है। तो अगर एग्जाम में आए कि सूबेदार को कौन अपॉइंट करता है, तो यू हैव टू राइट किंग, ठीक है। अब जो सूबा होता है वो भी सब डिवाइडेड होता है इनटू सरकार। जैसे कि हमारे स्टेट के अंदर इतने सारे शहर हैं, यूपी के इतने सारे शहर हैं, एमपी के इतने सारे शहर हैं, वैसे ही सरकार भी डिवाइड होता है। सूबाज आर डिवाइडेड इनटू सरकार्स। अब सरकार को संभालता कौन है, 2 तरीके को संभालना होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक होता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है हर एक सरकार की, यानी कि शहर आप कह सकते हो एक तरीके से, वो होती है फौजदार के पास। फौजदार कौन होते हैं, हैवी ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, उनके पास हैवी कैवलरी होती है, बहुत सारे घोड़े होते हैं। एंड दे हैव मस्किटियर्स इन डिस्ट्रिक्ट लिखा है वर्ड, मतलब कि वो घूमते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और पहरा देते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हुआ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, यानी कि शहरों के अंदर कौन काम करेगा, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, फार्मर्स के पास जाना, लैंड टैक्स लेना, जिजिया लेना, ये सब कौन करेगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया परागना, ठीक है। तो हमें ऑब्वियस मुगल वर्ड्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जो पर्शियन उर्दू वर्ड्स थे। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया परागना। तो उसके 3 लोग जिम्मेदार थे ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन थे, एक थे कानून्स, ठीक है। उनको कौन होते हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्डर, यानी कि जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है, वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते थे। नेक्स्ट होते हैं चौधरी, जो सारा का सारा रेवेन्यू हो गया हमारा, टैक्सेस हो गए, उसको कलेक्ट करते हैं। एंड थर्ड होते हैं काजी, जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों के ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कन्नौज और जो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं, चौधरी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और काजी हमें पता है एक जज टाइप होते हैं कि अगर लोकल लेवल पे अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गए लोगों के बीच में, तो वो कौन हैंडल करेगा, काजी, ठीक है। और जो काफ़ी सारी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, और स्टाफ, काफ़ी पूरा स्टाफ होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, ठीक है। अब जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, पर्शियन। ये आपको याद रखनी है 1 मार्क्स के लिए कि लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है पर्शियन। बट अगर हम लोकल विलेज लेवल पे ले, तो जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, अब विलेज लेवल पे रीजनल लैंग्वेज में सारा काम होता है। विद दिस हमारा टॉपिक 8.2 भी कंप्लीट हो गया है, 8.3। अब नाउ वी हैव टू स्टार्ट टॉपिक 9, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, ठीक है। बियॉन्ड द फ्रंटियर्स में हमें बस टाइटल्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि जितने भी हमारे मुगल किंग्स हैं वो अपने पीछे बहुत ही हैवी साउंडिंग टाइटल्स लगाते थे। फॉर एग्जांपल हाई साउंडिंग टाइटल्स, शहनशाह। शहनशाह मतलब क्या होता है, किंग ऑफ किंग्स। तो आपको 1 या 2 मार्क में लिखने को आ सकते हैं ऑफ ऑल दीज हैवी साउंडिंग टाइटल्स। सेकंड हैवी साउंडिंग टाइटल क्या है हमारा, जहांगीर। जहांगीर मतलब क्या होता है, वर्ल्ड सीजर, यानी कि जिसने पूरे वर्ल्ड को सीज कर लिया है। एंड थर्ड है शाहजहां, किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो यही इतना छोटा सा ही टॉपिक है आपका, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक 9.1, साफाविड्स एंड कांधार, ठीक है। तो साफाविड्स ईरान रूलर्स जो थे उनके बारे में। और एज वी ऑल नो दैट कांधार कहाँ पे है, अफगानिस्तान के अंदर है, और बहुत एंशियंट टाइम से ही अफगानिस्तान यू ऑल नो लैंडलॉक कंट्री है, उसके आसपास में कोई ओशन नहीं है। बट जो अफगानिस्तान है बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है। क्यों, क्योंकि अगर किसी को भी इंडिया के अंदर एंटर करना है या साउथ एशिया के अंदर एंटर करना है,
यूरोप से या फिर सेंट्रल एशिया से, कहीं से भी, तो उनको अफगानिस्तान से होकर ही इंडिया के अंदर एंटर करना होगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान एक मेजर डिस्प्यूटेड एरिया था। अगर ईरानीज को एंटर करना है नॉर्थ इंडिया के अंदर तो उनको ऑब्वियस है अफगानिस्तान से होकर आना पड़ेगा। और अफगानिस्तान में थे हिंदू कुश माउंटेन्स, जो बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैंगे, और वो ही एक ब्लॉकेज है, उसको पार करके ही आप नॉर्थ इंडिया में घुस सकते हो। तो यही रीज़न था हमारा बिटवीन द, जो हमारा लड़ाई चलती थी, या आप कह सकते हो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इशू था बिटवीन द साफाविद्स एंड द मुगल्स। साफाविद कौन है? ईरान रूलर्स, आप एक तरीके से सपोज कर सकते हो। उनका और मुगल्स का वैसे अच्छे टर्म्स रहते थे, आपकी बुक में बता रखा है। जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन है बिटवीन ईरान, तुरान और जो हमारे मुगल्स थे, वैसे अच्छे रहते थे। बट एक ही चीज़ पे जो लड़ाई होती थी, वो किस चीज़ पे होती थी? ऑन द हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। हिंदू कुश माउंटेन जो है वो सेपरेट करते हैं अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया का रास्ता। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर सेंट्रल एशिया से किसी को नॉर्थ इंडिया में आना है तो उसे अफगानिस्तान कवर करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी कॉन्करर है उसे अगर नॉर्थ इंडिया में आना है तो उसे हिंदू कुश को पार करके आना पड़ेगा। इसीलिए जो मुगल्स थे उन्होंने काबुल और कंधार को रूल कर रखा था। काबुल और कंधार को अपने एरिया में, अपने कंट्रोल में रह रखा था। काबुल कंधार का है? हिंदू कुश माउंटेन्स के पास में जो जगह है, पास में जो एरिया है, वो कौन से? हमारे काबुल और कंधार। तो सारे जो मुगल रूलर्स थे वो उनकी कोशिश रहती थी कि काबुल और कंधार हिंदू कुश माउंटेन के पास जो उनको कंट्रोल कर रखे, जिससे कि सेंट्रल एशिया से कोई और नॉर्थ इंडिया में, इंडिया के अंदर रूल करने ना आ पाए। बट जो साफाविद्स थे, साफाविद्स ईरान थे, वो कहते थे कि कंधार और जो हिंदू कुश माउंटेन्स का एरिया है वो उनका है। वो क्लेम करते थे, जैसे हम कहते हैं पीओके हमारा है, वैसे ही वो क्या कहते थे कि जो साफाविद्स कहते थे कि कंधार एरिया उनका है। इसी बात पे जो मुगल्स हैं उनकी लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट होता था विद द साफाविद्स। इनिशियली ये जो टाउन था ये हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था। हमने पढ़ा था जब उनकी लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी से, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था ये टाउन, फिर बीच में कुछ टाइम के लिए छूट गया था एंड रिकॉन्कर कर लिया था अकबर ने इन 1595। जिसको तुम्हें याद रखना है कि अकबर ने 1595 के अंदर जो हिंदू कुश माउंटेन्स है, कंधार, काबुल, उसको रिकॉन्कर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे। डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब बातचीत रहती थी बिटवीन द साफाविद एंड द मुगल। बट जब भी कंधार का इशू आता था तो हमेशा लड़ाई का मुद्दा। ओके, तो 1613 के अंदर जहांगीर जो है अपने डिप्लोमेटिक इनवॉय को भेजते हैं टू शाह अब्बास टू रिटेन कांधार, यानी कि उनको बताने के लिए भेजते हैं कि कांधार हमारे पास ही रहेगा, हम कांधार नहीं देंगे तुम्हारे को। तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और उसी कुछ समय बाद 1622 के अंदर जब कांधार के अंदर उस समय मुगल सोल्जर्स थे, वहाँ पे मुगल एम्पायर का रूल था, वहाँ पे एकदम से पर्शियन आर्मी आ जाती है। मुगल्स को नहीं पता था कि कोई अटैक होने वाला है और वो बिसीज्ड कर लेती है, यानी कि घेराबंदी कर लेती है ऑफ द कंधार जो फोर्ट था उसके आसपास में। और बिना बताए जब हमला होता है मुगल्स प्रिपेयर्ड नहीं होते एंड एट द एंड मुगल्स हार जाते हैं बिकॉज दे वर इल प्रिपेयर्ड। वो हार जाते हैं और जो साफाविद्स हैं वो कंधार का कंट्रोल ले लेते हैं। आपकी बुक में फोटो बन रखी है किस तरीके से जो हमारे साफाविद्स के सोल्जर्स हैं वो पूरे के पूरे जो फोर्ट है उसको घेराबंदी कर लेते हैं, बिसीज कर लेते हैं एंड एट द एंड मुगल्स हार जाते हैं। तो विद दिस ये कंप्लीट हो गया, हमने साफाविद, कांधार और मुगल का डिस्प्यूट पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू स्टडी द ओटोमन पिलग्रिमेज एंड द ट्रेड। ओटोमन आपको पता है, ओटोमन इज द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टी एम्पायर आप कह सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे एम्पायर रहते हैं, टर्की और बहुत सारा, यू ऑल नो दैट। तो ये जो अरब का रीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर ऑल द मुगल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है मक्का मदीना। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे मूवमेंट होता था, ट्रेड होता था, ये फ्री होता था, इस पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता था बिकॉज यहाँ पे लोग मोस्टली हज के लिए जाते रहते थे। और जो भी मुगल रूलर होता था वो रिलीजन को और ट्रेड को इकट्ठा जोड़ता था, यानी कि कुछ भी अगर उन्हें एक्सपोर्ट कराना होता था तो वो इस एरिया से कराते थे। वैल्यूएबल मर्केंडाइज यानी वैल्यूएबल सामान मंगाते थे फ्रॉम अदन एंड मोखा। आपको याद रखना है ये दो सी पोर्ट्स हैं, रेड सी के पोर्ट्स हैं नियर द पिलग्रिमेज सेंटर आप कह सकते हो एक तरीके से। तो ये यहाँ से सामान को, वैल्यूएबल मर्केंडाइज को एक्सपोर्ट कराते थे। क्यों? क्योंकि रिलीजियसली भी ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ट्रेड भी ये इस एरिया से करना चाहते थे। और जितना भी इनको प्रॉफिट होता था ट्रेड से उसको वो चैरिटी कर देते थे ऑफ द पीपल ऑफ द श्राइन, यानी कि जो श्राइन के आसपास में लोग रह रहे होते थे। सब कुछ जो रूलर्स होते थे जितना उनकी कमाई होती थी फ्रॉम द ट्रेड फ्रॉम द सी पोर्ट्स ऑफ रेड सी, तो उसको वो चैरिटी कर देते थे। ठीक है, किस लिए करते थे? भले काम करने के लिए। और एक उन्होंने जो टैक्सेस वगैरह थे पिलग्रिमेज सेंटर तक जाने के लिए वो सब हटा रखा था।
ओके तो जब औरंगज़ेब रेन में आ जाते तो उस समय पे वो जो ये चैरिटी हो रही होती है नियर दिस एरिया उसको बंद कर देते। क्यों? क्योंकि जो फंड्स होते थे जो चैरिटी के लिए जाते थे वो गोलमोल हो रहे थे, यानी कि वो मिस एप्रोप्रिएट हो रहे थे। वो एक्चुअली में जो श्राइन कीपर्स थे उनके पास नहीं जा रहे थे, कोई बीच में उनको ले रहा था। इसलिए जो औरंगज़ेब है फंड वहाँ पहुँचाने की जगह इंडिया के अंदर ही जितनी भी चैरिटी करनी होती थी उन्होंने इंडिया के अंदर ही करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो विद दिस ऑटोमन पिलग्रिमेज भी कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं था ये टॉपिक। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जेसुइट्स एंड द मुगल कोड। हु आर जेसुइट्स? जेसुइट्स सोसाइटी ऑफ जीसस के लोग होते हैं, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं उनको जेसुइट कहते हैं। लेट्स स्टडी। तो जितने भी यूरोपियंस हैं उनको मुगल एम्पायर के बारे में नॉलेज सिर्फ जेसुइट रिकॉर्ड से ही मिली। जितने भी ट्रैवलर्स आते थे, हमारे डिप्लोमेट्स आते थे, मिशनरीज आते थे, वो सब जेसुइट रिकॉर्ड्स बनाते थे एंड उसी से यूरोपियंस को मुगल एम्पायर के बारे में सारी नॉलेज मिली। ठीक है, अब हमारे मुगल इंडिया के अंदर जो ये क्रिश्चियनिटी है वो आनी कब से स्टार्ट हुई? दैट स्टार्टेड इन द 15th सेंचुरी, जब डायरेक्ट सी रूट इस्टेब्लिश हुआ फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। फर्स्ट टाइम हमें पता है किसने करा था? वास्को डी गामा, जो पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, उन्होंने ये सी रूट निकाला था इन द 1495 ईयर के अंदर। तो 15th सेंचुरी में जब पहली बार रूट निकला फ्रॉम यूरोप टू इंडिया आने का, किसने निकाला था? पोर्चुगीज ट्रैवलर, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और जो पोर्चुगीज किंग थे वो चाहते थे कि वो मुगल इंडिया के अंदर यानी इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियनिटी है उसको फैला दे। ठीक है, तो इसीलिए सोसाइटी ऑफ जीसस या फिर जेसुइट्स बनी एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी मिशन टू इंडिया 16th सेंचुरी के अंदर। किसके थ्रू? ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू। वी ऑल नो पोर्चुगीज इंडिया के अंदर आए, उन्होंने कॉलोनी बनाई, किसके थ्रू आए थे? वो ट्रेड के थ्रू आए थे और वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी को फैलाना इंडिया के अंदर। एंड उस समय पे अकबर राजा थे और अकबर जो थे वो हर एक रिलीजन को बहुत महत्वता देते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन एवरी रिलीजन और वो क्रिश्चियनिटी के तरफ भी अट्रैक्टेड थे। ही वॉन्टेड टू गेन द नॉलेज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इसीलिए उन्होंने जो गोवा था उसको एम्बेसी की तरह गिफ्ट कर दिया टू द जेसुइट पर्सुइट्स एंड वो वहाँ पे आने लगे एंड वहाँ पे सेटल होने लग गए। और फिर क्या करा हमारे अकबर ने? उन्होंने एक जो जेसुइट थे उनको अपने पास बुला लिया। अपने जब वो फतेहपुर सीकरी में उनकी कैपिटल थी इन 1580, एक जो जेसुइट है वो जाके अकबर के साथ में ही रहने लगते हैं। 2 साल तक वो अकबर के साथ रहते हैं। 1580 में वो जाते हैं और क्या करते हैं? जेसुइट कौन हो गए? जो जीसस के बारे में जानकारी रखते हैं। आप कह सकते हो क्रिश्चियन प्रीस्ट हो गए वो एक तरीके के। वो अकबर के साथ रहते थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ बताते थे। और जब भी कोई मुगल कोर्ट होती थी तो सिंहासन के अपने पास में वो जेसुइट को बिठा के रखते थे एंड वो उनसे क्रिश्चियनिटी के बारे में सीखते थे। कौन? अकबर। तो पहला जेसुइट 1580 में आया था, उसके बाद 1591 और 95 में भी जो जेसुइट थे वो अकबर के पास आते थे और उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे। एट द सेम टाइम वो उलेमा जो के जो व्यूज़ होते थे उससे डिबेट भी करते थे। उलेमा कौन हो गया? जो मुस्लिम्स के मेन आप कह सकते हो, जो मुस्लिम्स के ऑर्थोडॉक्स शरिया के अकॉर्डिंग चलने वाले लीडर्स होते हैं उनको उलेमा कहते हैं। ठीक है, तो उलेमा के साथ वो अपनी नॉलेज देते थे उलेमा को और उलेमा मुस्लिम ट्रेडिशन के बारे में, मुस्लिम कल्चर के बारे में जेसुइट्स को बताता था। ठीक है, तो विद दिस हमें पता चल गया दैट अकबर जो थे ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीजन और उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में जानकारी रखने के लिए जेसुइट्स को अपने कोर्ट में बुलाया था और उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। 2 साल तक वो वहाँ रहे टू गेन द नॉलेज ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 टॉपिक नंबर 10 पे, क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन। इसमें हमें ये बताया गया है दैट किस तरीके से जो अकबर है वो हर एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वो उसकी केयर करते थे, उनकी नॉलेज लेना चाहते थे एंड एट द एंड जो उन्होंने डिवाइन लाइट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी कि जो मुगल रूलर्स थे दे वर डिस्प्लेड बाय द डिवाइन लाइट, वो फॉर्मूला कैसे। एंड बहुत छोटा साइज में हमें बताया कि अकबर ऑब्वियस है जो जेसुइट्स थे उनसे इम्प्रेस हो गए थे। ही वॉज ग्लैड टू नो अबाउट द क्रिश्चियनिटी और वो बाकी सभी धर्मों की नॉलेज रखते थे, जैसे जैन हो गया, हिंदू धर्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सभी धर्मों की जो अकबर थे वो नॉलेज रखते थे। ही बिलीव्ड इन द इंटरफेथ डिबेट। वो क्या करते थे? उन्होंने क्या करना शुरू करा, जो इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी में जहाँ वो रहते थे उनकी कैपिटल में, वहाँ पे इबादत खाना में एक फोटो भी बनी हुई है, अकबर बैठे हैं और सारे प्रीस्ट बैठे हैं आपके लिए, मुस्लिम जो उलेमा है वो भी बैठे हैं और जेसुइट भी बैठे हैं, बुद्धिज्म के जो मॉन्क है वो भी बैठे, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और वो अकबर के साथ बैठ के डिबेट कर रहे हैं ऑन द धर्म के ऊपर, वो उन पे डिबेट कर रहे हैं। तो सारे प्रीस्ट डिबेट कर रहे हैं और अकबर ये करवाते थे अपने इबादत खाना के अंदर। क्यों? बिकॉज उनको हर एक रिलीजियस सेक्ट के बारे में नॉलेज लेने का बहुत शौक था और धीरे धीरे अकबर की जो नॉलेज थी ऑफ ऑल द रिलीजन्स वो बहुत बढ़ गई थी एंड फिर वो जो
मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स जो तरीके थे उससे वो बाहर निकल आते। जैसे हमने देखा उन्होंने जिजिया हटा दिया, उन्होंने टैक्स ऑन पिलग्रिमेज हटा दिया। तो ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्योंकि वो अब ऑर्थोडॉक्स नहीं रहे थे, वो उन्हें धर्म के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना था। एंड एट द एंड उन्होंने क्या करा, ही अज्यूम्ड द गॉड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड सन। जैसे कि हमें बताया कि उन्होंने कहा कि जो किंग है उसको अधिकार मिला है भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, किसका? रूल करने का। और उन्होंने एक डिवाइन लाइट का फॉर्मूला बना दिया जिसको कहा गया लाइट एंड सन, फिलोसफी ऑफ डिवाइन लाइट। किसके साथ मिलके बनाई थी उन्होंने? वो अबुल फैजल के साथ, ठीक है। तो एट द एंड क्या करा हमारे अकबर ने, जब उन्होंने इतने सारे धर्मों की नॉलेज ले ली तो उन्होंने गॉड को इन अ फॉर्म ऑफ लाइट एंड सन देखना शुरू कर दिया। एंड उन्होंने एट द एंड क्या करा, उन्होंने ये दिखाया पूरे जो उनकी, आप कह सकते हो जो उनकी जनता थी उसको, कि जो सॉवरेन है, जो किंग है, वो भी एक डिवाइन लाइट की तरह ही हैगा। एंड ही हैज़ बीन गिवन द पावर टू रूल फ्रॉम द डिवाइन लाइट, या फिर उन्हें गॉड से पावर मिली है रूल करने की। ये आइडिया उन्होंने किसके साथ मिलकर बताया था? अबुल फैजल के साथ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो विद दिस जो अकबर थे मेनली क्या कहते थे कि जो सॉवरेन है, जो किंग है, वो अपने डिवाइन लाइट के थ्रू अपने जनता को अपने करीब रखता है एंड जो उनके दुश्मन है उनको डिफीट कर देता है, यानी कि उनको हरा देता है। तो विद दिस हमारा टॉपिक 10 भी कंप्लीट हो गया एंड ये हमारा सबसे लेंदी चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, आप जाके पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सोर्सेज की वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी जिसमें मैं सारे ब्लू बॉक्स, पिंक बॉक्स सोर्सेज आप सबको पढ़ाऊंगी उसके अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड सेकेंडली अपने सारे क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर देना। एंड इंस्टाग्राम पे इसके नोट्स डल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक भी गिवन है, जाओ नोट्स बनाओ, लर्न दिस चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए। लेंदी चैप्टर है बट बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसको तुम्हें अच्छे से करना है। और आगे तक इफ़ यू हैव हिस्ट्री, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।